हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, इतने टॉपिक्स दिए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल मनोविज्ञान के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न सीखने की आवश्यकता की पहचान से रिलेटेड हैं। अधिगम या सीखना से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। सरल रेखीय वक्र, इसमें अधिगम की मात्रा एवं अधिगम में लगा समय समान होता है, जिसे सरल रेखीय वक्र कहा जाता है। जैसे अगर कोई बालक 4 घंटे में 4 अध्याय याद करता है तो ये सरल रेखीय वक्र का उदाहरण होगा। सरल रेखीय वक्र इस प्रकार का बनता है। दूसरा है उन्नतोत्तर वक्र, जिस वक्र में प्रारंभिक सीखने की दर तीव्र और बाद में धीमी हो जाती है। इस वक्र को अवतल वक्र भी कहा जाता है। ये इस प्रकार से बनता है। इसमें प्रारंभ में तो सीखने की गति तेज होती है, लेकिन बाद में धीमी पड़ जाती है। तीसरा है नतोदर वक्र, जिस वक्र में सीखने की गति पहले धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है। इसको उत्तल वक्र भी कहा जाता है। ये ऐसे बनता है। चौथा है मिश्रित वक्र, इसे एस शेप्ड भी कहते हैं। इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, बाद में तेज कुछ समय तक बनी रहती है और फिर तेज, उसके बाद धीमी हो जाती है। क्वेश्चन है मिश्रित वक्र का आकार होता है। इसका सही आंसर है एस शेप्ड। अगला प्रश्न है सीखने के वक्र में 3 प्रमुख तत्व हैं। इसका सही आंसर है प्रारंभिक भाग, अधिगम की मंद गति और अधिगम की तीव्र गति। अगला प्रश्न है पठार काल होता है। इसका सही आंसर है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। अगला प्रश्न है अधिगम वक्र की खोज की थी। इसका सही आंसर है ब्रियान और हार्टर ने। अगला प्रश्न है वक्र के कितने प्रकार होते हैं। इसका सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है नकारात्मक वक्र की आकृति होती है। इसका सही आंसर है उत्तल। अगला प्रश्न है अधिगम की नियत गति की अवस्था होती है। इसका सही आंसर है पठार। अगला प्रश्न है अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा, गति व उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है। ये कथन है। इसका सही आंसर है गेट्स का। आगे के क्वेश्चंस अधिगम के पठार से रिलेटेड होंगे। स्किनर के अनुसार
पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नति का बोध नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आ जाती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई देती। यह स्थिति ही पठार कहलाती है। क्वेश्चन है, सीखने की अवधि में पठार साधारणतः कुछ दिनों, सप्ताहों या महीनों तक रहते हैं। ये कथन है। इसका सही आंसर है सोरेनसन का। अधिगम के पठार के कारण है शारीरिक सीमा, प्रेरणा का अभाव, अभ्यास का अभाव, त्रुटियों का स्थानांतरण, गलत पद्धति, गलत क्रम और सामग्री का एकांगीपन। अगला प्रश्न है, अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की है? इसका सही आंसर है फ्रोबेल ने। अगला प्रश्न है, सीखने के पठार का मुख्य कारण है? इसका सही आंसर है उत्साहवरोध। अगला प्रश्न है, जहाँ कोई व्यक्ति एक विशेष प्रणाली का अनुकरण करके पहुँचता है और वहीं रुक जाता है। इसका सही आंसर है ये ज्ञानावरोध कहलाता है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये किसने कहा है? इसका सही आंसर है रॉस ने। अगला प्रश्न है, सीखने के पठार के आने पर हतोत्साहित होना, ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है। अगला प्रश्न है, सीखने में थकान, आदत और वातावरण का, इसका सही आंसर है प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने से विद्यार्थी में आ जाता है। इसका सही आंसर है उत्साहवरोध। अगला प्रश्न है, सीखने के पठारों का निराकरण सीखने के बाद किया जा सकता है। इसका सही आंसर है विश्राम देकर। अगला प्रश्न है, अधिगम का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इसका सही आंसर है गुथरी। अगला प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। इसका सही आंसर है परिपक्वावस्था के लिए। अगला प्रश्न है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। इसका सही आंसर है नवीन अनुभव प्राप्त करने में। अगला प्रश्न है, सीखना प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है व्यवहार परिवर्तन की। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। इसका सही आंसर है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारक। अधिगम का स्थानांतरण, जब कोई व्यक्ति किसी कौशल को सीख लेता है अथवा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उस सीखे गए कौशल तथा प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थितियों में करता है, तो वह स्थिति अधिगम तथा प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाती है। अधिगम स्थानांतरण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण में यदि पहले का ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण किसी नए प्रकार की सीखने में सहायता देता है तो उसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। लेकिन जब कोई पूर्व ज्ञान, अनुभव या अधिगम प्रकार सीखने में कठिनाई उपस्थित करता है तो इसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन है कि जब किसी व्यक्ति को किसी पूर्व सीखे गए कार्य अथवा विषय के परिणाम स्वरूप किसी अन्य कार्य या विषय को सीखना अथवा करना सामान्य रूप से सरल एवं सुविधाजनक लगता है तो इसे कहते हैं, इसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन है, जब सीखा गया कोई कार्य किसी अन्य कार्य को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो उसे कहते हैं, इसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन है, जब सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में सीखने में मदद नहीं करता है, अर्थात विज्ञान व भाषा के बीच तालमेल या स्थानांतरण नहीं हो सकता, तो उसे कहते हैं, इसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण। इसमें न तो सीखने में लाभ पहुंचता है और न ही किसी प्रकार की बाधा पहुंचती है। अगला प्रश्न है, किसी समय व्यक्ति द्वारा बाएं हाथ से कार्य करने का किया गया अभ्यास दाएं हाथ में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर उपयोगी सिद्ध होना शिक्षण का, इसका सही आंसर है एक पक्षी स्थानांतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतर व्यक्ति दाएं हाथ से काम करता है। यदि कोई व्यक्ति समय आने पर सभी कार्य बाएं हाथ से करने लगे तो स्थिति को कहेंगे। इसका सही आंसर है द्विपक्षीय स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, पूर्व में सीखे गए कार्यों या अर्जित किए गए ज्ञान का भविष्य में उपयोग कहा जाता है। इसका सही आंसर है लंबात्मक स्थानांतरण।
अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में किसी एक विषय का अध्ययन करते हुए प्राप्त किया गया ज्ञान आदि किसी अन्य विषय में समझने में सहायक हो तो इस स्थिति को कहते हैं। इसका सही आंसर है क्षैतिज स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर है समतल स्थानांतरण। ये अधिगम के स्थानांतरण का कोई प्रकार नहीं है। अधिगम अथवा सीखने में स्थानांतरण के सिद्धांत ये हैं: एक समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, मानसिक प्रभावों का सिद्धांत, दो तत्वों का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत और हेरलो का अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण में सहायक कारक हैं। इसका सही आंसर है सीखने की उत्तम विधि, सीखे जाने वाले विषय के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति तथा अंतर्दृष्टिता समय। क्वेश्चन है, स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला कारक है। इसका सही आंसर है बुद्धि, विषय की समानता और सामान्यीकरण। क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। इसका सही आंसर है समरूप तत्व सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत और दो तत्वों का सिद्धांत। आगे के क्वेश्चंस अधिगम अक्षमता से रिलेटेड हैं। अधिगम अक्षमता बच्चों द्वारा सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने, तर्क शक्ति या गणितीय कौशल के प्रयोग करने में अक्षमता को अधिगम अक्षमता कहा जाता है। अधिगम अक्षमता के प्रकार हैं। पहला है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, इसे अफेजिया या डिस्फेजिया कहा जाता है। दूसरा है पढ़ने की अक्षमता, इसे एलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहा जाता है। तीसरा है लिखने की क्षमता, इसे एग्राफिया, अप्रेक्सिया, ओसिम्बोलिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। चौथा है वर्तनी की समस्या और पांचवा है गणित संबंधी समस्याएं, इसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत वर्बल डिसकैलकुलिया, प्रैक्टोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया और ऑडियोग्नाटिक डिसकैलकुलिया आते हैं। अगला प्रश्न है, अफेजिया किस प्रकार की अधिगम क्षमता का प्रकार है? इसका सही आंसर है मौखिक रूप। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किस प्रकार की अधिगम क्षमता का प्रकार है? इसका सही आंसर है पढ़ने की अक्षमता। डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता को कहते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया, इसका सही आंसर है लिखने की अक्षमता है। अगला प्रश्न है, डिसकैलकुलिया किस विषय की अधिगम अक्षमता है? इसका सही आंसर है गणित। अगला प्रश्न है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। इसका सही आंसर है अधिगम स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण स्थानांतरण है। इसका सही आंसर है एक परिस्थिति में प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग। अगला प्रश्न है, दूसरे के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या है? इसका सही आंसर है अनुकरण। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है। इसका सही आंसर है सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। अगला प्रश्न है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका? इसका सही आंसर है समझना होता है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इसका सही आंसर है उसे उसकी रुचि के अनुरूप कुछ कार्य देंगे। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कोई बुरी आदत है जिसे आप चाहते हैं कि छात्र अनुकरण न करे तो आप क्या करना पसंद करेंगे? इसका सही आंसर है उस आदत को छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है क्योंकि? इसका सही आंसर है ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। अगला प्रश्न है, अधिगम का तल रूप सिद्धांत दिया है। इसका सही आंसर है लेविन ने। अगला प्रश्न है, अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं। इसका सही आंसर है एबिंगहॉस। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन परिस्थितियों को माना है? इसका सही आंसर है शारीरिक आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है,
थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है, यह कथन है? इसका सही आंसर है B.F. स्किनर का। अगला प्रश्न है, कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही आंसर है सूझ से। अगला प्रश्न है, स्किनर द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का नाम क्या है? इसका सही आंसर है सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सुखदायक प्रभाव से सहसंबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं, यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? इसका सही आंसर है प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है बिल्ली पर। अगला प्रश्न है, क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर है गुड का। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? इसका सही आंसर है जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, ये किसने कहा है? ये मैकडूगल ने कहा है। अगला प्रश्न है, पावलोव ने अपना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया? इसका सही आंसर है कुत्ते पर। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर है स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? इसका सही आंसर है चार्ल्स जट। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा चक्र के संघटकों का क्रम है? इसका सही आंसर है आवश्यकता, चालन और प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, प्रेरणा कैसा कारक है? इसका सही आंसर है आंतरिक कारक। अगला प्रश्न है, प्रेरणा जिसकी व्याख्या करती है? इसका सही आंसर है व्यवहार क्यों घटित होता है। अगला प्रश्न है, जन्मजात प्रेरक नहीं है? इसका सही आंसर है आदत। आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है, यह अर्जित प्रेरक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।